नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज हम कक्षा 10वीं का सेट सी का पेपर करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आए हुए प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी में से ही जो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन बैंक बनाए हैं, प्रश्न आए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन्हें शुरू करते हैं। कक्षा 10 सेट सी खंड क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम है क, संकल्प धर्मार्थ, इनका संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद यानी कि जो संधि हो चुकी है उसको हमने विच्छेद करना है, अलग करना है। यहाँ दिया गया है संकल्प। संकल्प अर्थात सम जमा कल्प, म पर हलंत आएगा और ये व्यंजन संधि है। जैसे सम जमा लाप, तो उसमें संलाप होता है। सम जमा स्मरण, संस्मरण। समजमा मति, सम्मति। समजमा सार, संसार। इसी तरह से और बहुत से होते हैं। समजमा गम, संगम। समजमा रक्षण, संरक्षण। तो ये समजमा कल्प, म पर हलंत अवश्य लगाएं। धर्मार्थ, धर्म जमा अर्थ, धर्म जमा अर्थ। अब प्रश्न दिया गया है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ हों, एक से ज़्यादा हों और उसके विभिन्न प्रयोग से विभिन्न अर्थ प्राप्त हों। जैसे प्रत्येक भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग के आधार पर या उनके जहाँ जहाँ प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे अंक शब्द है, तो अंक का हम गणित में देखते हैं, उसका अर्थ होता है संख्या। कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने अपनी पुस्तक के अध्याय ना लिखकर अंक लिखे हैं, अर्थात अंक का एक अन्य अर्थ हो गया अध्याय। चिन्ह भी होता है, नाटक के अंक भी होते हैं और अंक होता है गोद, अर्थात जैसे किसी को गोद में बिठाना, तो उसे भी अंक कहते हैं। तो एक अंक शब्द के कितने सारे अर्थ हो गए। उसी तरह से अंबर, अंबर का आकाश या कपड़ा भी होता है। पीतांबर कहते हैं ना, पीले हैं वस्त्र जिसके। या फिर आज अंबर नीला हो रहा है तो आकाश नीला है। या अंबर को कपास भी कहते हैं। अर्क, अर्क शब्द है, उसको सूर्य, आक, रस आदि कहते हैं। उसी तरह से आदि शब्द अभी मैंने बोला, तो आदि को प्रारंभ भी कहते हैं। और हम कोई चीज़ के उसने ये रचनाएं लिखी, आदि, आदि रचनाएं लिखी। पूरी चीज़ ना लिखकर हम आदि लिख देते हैं। तो देखिए आदि के भी यहाँ दो अर्थ आपको बताए हैं। आदि अर्थात आरंभ या प्रारंभ कह सकते हैं, और आदि मतलब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया अनेकार्थी शब्द। अनुमान और आजीवन उपसर्ग छांटिए। अनुमान में सीधी सी बात है, अनु, अनु उपसर्ग हो गया, और आजीवन में आ उपसर्ग हो गया। अब आगे करते हैं। घटना, गिनती, प्रत्यय छांटिए। घटना में देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगकर उसे बदलते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगकर। याद करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। उ ऐसे मिलता जुलता है तो उपसर्ग आगे, प्रत्यय प से मिलता है तो पीछे। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। किसी भी शब्द के आगे जो लगेगा उसे उपसर्ग कहेंगे, और किसी शब्द के पीछे जो लगेगा उसे प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, देखिए घटना में प्रत्यय क्या है? ना, ना प्रत्यय है। और गिनती में ती प्रत्यय है। तो ये हो गया हमारा प्रत्यय का प्रश्न। अब है अमर और चपल, इनके विलोम। विलोम मतलब विपरीत, मतलब उल्टा। अमर, अमर का उल्टा हुआ मर्त्य होता है, मृत्यु भी होता है। वैसे बहुत सही रहेगा मर्त्य। चपल, चपल अर्थात गंभीर। नहीं, चपल का मतलब होता है चंचल, और उसका विलोम अर्थ क्या होगा? गंभीर। एक तरफ कोई चंचल बच्चा होता है और कोई शांत गंभीर भी होता है। अब अगला देखिए, अनुपम, कपड़ा। इन दोनों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो अनुपम के पर्यायवाची मतलब समानार्थी, उसका समान अर्थ हो, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ अनुपम अर्थात अनूप, निराला, अनोखा, अनूठा आदि। कपड़ा, कपड़े का भी हमने अनेकार्थी शब्दों में किया था। तो अंबर, वस्त्र, वसन, चीर, जैसे
द्रौपदी का चीर बढ़ाया, मुझे कुछ वस्त्र खरीदने हैं। अंबर, अंबर को अनेकार्थी शब्द भी हमने बताया। तो ये सभी हो गए पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरा, उंगली पर नचाना। अंगुली पर नचाना अर्थात वश में करना। अरे वह तो किसी को भी उंगलियों पर नचा सकता है या अपने वश में कर सकता है। लेकिन आपने इस बात को याद रखना है कि वाक्य में अर्थ का प्रयोग ना हो, मुहावरे का प्रयोग हो, तभी तो विलक्षणता आएगी ना। मुहावरे का प्रयोग करेंगे वाक्य में तभी उसमें विलक्षणता आएगी, कुछ अलग, कुछ नया सा लगेगा, है ना। अगर हम अर्थ को प्रयोग करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो सिंपल सी बात हो गई। तो मुहावरे का प्रयोग ही उसके अंदर विलक्षणता और अलग बात दिखाने के लिए, अलग सी भाषा दिखाने के लिए होता है। कलई खोलना, भेद प्रकट कर देना। सच को झूठ की कलई खोलने में देर नहीं लगती। यहाँ इनको हम गैप दे देते हैं। सच को झूठ की कलई खोलने में अर्थात भेद प्रकट करने में देर नहीं लगती। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद उन छंदों को कहा जाता है जिन छंदों में मात्राओं की गिनती होती है। इस प्रकार के छंदों को जाति छंद या मात्रावृत छंद भी कहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो छंद होते हैं वो उस रचना का नाम है जिसमें मात्राओं, वर्णों, गति, यति का भी विशेष महत्व होता है। इनके नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और छंद को हम ये भी कह सकते हैं कि निश्चित होती हैं इसमें मात्राएं, वर्ण या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। और छंद के भेद मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, दो होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद हमने अभी पढ़ा कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है, और वार्णिक छंद जिन छंदों में वर्णों की गणना होती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग आगे भी इनके तीन तीन उपभेद हो जाते हैं, जैसे सम, अर्धसम, विषम। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अलंकार बताएं। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें अलंकार बताना है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, तुलसीदास जी की पंक्ति है और इसमें बताया गया है कि शौर्य और धीरज, धैर्य धारण करना उस रथ के पहिए हैं। जब विभीषण जी ने कहा कि रावण के पास तो इतना कुछ है, उसके पास तो इतने बड़े बड़े रथ हैं, इतनी सारी सेना है, तो राम जी ये बोले कि इन सब से विजय प्राप्त नहीं होती है। विजय किससे होती है? जो ऐसा रथ हो जिसमें धीरज हो, शौर्य हो, तेज हो, क्षमा करने की क्षमता हो, उससे विजय प्राप्त होती है। दिखावटों से या बाहरी संपत्ति से नहीं, हमारे आंतरिक क्षमता से विजय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि अभेद प्रकट किया गया है। अगला है बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना के समान पाले गए। तो यहाँ सी सा सम समान होने के कारण उपमा अलंकार है। देखिए आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। नारी जागृति, हमारी राष्ट्रीय एकता, वायु प्रदूषण की समस्या, विद्यार्थी और अनुशासन। इन सभी पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। नारी जागृति का निबंध आप बिंदु बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसे कि नारी का समाज में महत्व, या फिर पहले क्या स्थिति थी, जैसे मध्यकालीन समाज में नारी की स्थिति, आधुनिक नारी कैसी है, आप इसमें ये दोहा भी दे सकते हैं। या संस्कृत की कुछ पंक्तियाँ या अंग्रेजी की कुछ पंक्तियाँ दे सकती हैं, जैसे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बहुत पुरातन पंक्ति है किंतु फिर भी आज भी प्रासंगिक है और बहुत अच्छी है। उस सब के अतिरिक्त हम मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति दे सकते हैं कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। या फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ जो उन्होंने कामायनी में लिखी थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो आप इस तरह से पंक्तियाँ दे सकते हैं। या फिर आप बिना किसी दोहे या उसके लिखते हैं तो थोड़ा सा एक प्रामाणिकता सी नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप अगर समाचार पत्र से कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रहेंगी।
आज भारत में नारी को संविधान द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे पूर्व नारी को पुरुष के सामने समान नहीं समझा जाता था। आप ऐसी पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं जो आपको सब सर्वश्रेष्ठ लगे, वही पंक्तियाँ आप लिखें। ये बहुत आवश्यक है कि आपकी पंक्तियों में जान होनी चाहिए, दम होनी चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न में पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आज का युग स्वतंत्रता का युग है। संविधान की ओर से सभी नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को भी राजनीति में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के विषय में, जो पहले कभी प्रधानमंत्री रही हों उनके विषय में लिख सकते हैं। कल्पना चावला को ले सकते हैं। आप कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, मदर टेरेसा, कोई भी उदाहरण लें, लेकिन अच्छा उदाहरण लें। अगला है हमारी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता ये आपने सामाजिक में भी पढ़ा होगा। आप सामाजिक से, संस्कृत से, पंजाबी से, कहीं से भी उदाहरण ले सकते हैं और इन निबंधों के विषय में लिख सकते हैं। निबंध अर्थात विचार। आपके इस विषय पर क्या विचार है, आप निबंध में वो लिखते हैं। आप किसी गाइड या किताब में से रट कर मत लिखिए, याद करके मत लिखिए। निबंध में अपने विचारों को उच्च बनाइए और फिर लिखिए। देखिए आपका निबंध बहुत अच्छा बन जाएगा। कभी भी निबंध को याद नहीं किया जाता है। हाँ, विचार अवश्य दूसरों के सुने और समझे जाते हैं। जैसे हमारे देश में असमानता में भी समानता है, अनेकता में भी एकता है, उस तरह के विचार इसमें लिखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता में आप भारत के विषय में लिख सकते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक। ये भी पंक्तियां हमारी पुरातन राष्ट्रीय एकता को प्रकट करती हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी, ये पंक्ति भी हम जानते हैं। या फिर संस्कृत की एक बहुत पुरातन और प्रसिद्ध पंक्ति है, अल्पानामपि वस्तूनां संघाति कार्य साधिका, त्रिणई गुणत्व मानई वध्यन्ते मत हस्तिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी छोटी वस्तुओं का समूह भी काम को सिद्ध करने के लिए समर्थ हो सकता है, लेकिन अगर वो इकट्ठा हो। आप इसमें वो लकड़ी के गट्ठर से जो एकता उसके पिता सिखाते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये निबंध तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे लिखें। वायु प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की बहुत सी समस्याएं और समस्यात्मक निबंध में तो हमें क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से लिखना है। जैसे कि आप भूमिका लिखेंगे, फिर प्रदूषण उस चीज़ के कारण लिखेंगे, भूमिका में आप अर्थ लिखेंगे, फिर आप कारण लिखेंगे, फिर उन्हीं कारणों को उठाइए। उन कारणों से जो प्रभाव हो रहा है, आज के समाज में जो परेशानियां हो रही हैं, वायु प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया, अब तो आप कोरोना को भी बीच में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रभाव के बाद आप उसका थोड़ा समाधान लिखिए और अंत में उपसंहार लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कोरोना के समय में मोबाइल हाथ में आने के कारण विद्यार्थियों में अनुशासन भंग होता जा रहा है, उनकी भाषा गलत होती जा रही है, उनकी सोच भी गलत होती जा रही है। थोड़ा ज़्यादा मैंने नेगेटिव बोल दिया है, आप इसको सकारात्मक रूप में ही लिखें। ध्यान रखें, विद्यार्थी और अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इसको लिखते समय आपके हर विचार पर 2 बार सोच कर लिखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में सोचने का समय नहीं होता, लेकिन इतना अधिक सोचने का समय नहीं होता है। तो घर से थोड़ा इन निबंध को तैयार करके जाएं। अगर आपको निबंध लिखने का तरीका नहीं आता है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मुझे इसके बारे में बताओ, तो मैं आपको एक वीडियो में अलग से अवश्य बताऊंगी। वायु प्रदूषण को बताते हुए साथ साथ में आप जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पर भी 2-2 पंक्तियां लिख दें तो और भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हम भारत से बाहर की बातें करें, जैसे कि रूस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों ने प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, भारत भी करता रहता है। तो उस विषय में अगर आप लिखते हैं और उसको बहुत ज़्यादा एक्ट के आधार पर लिखते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। मेरा प्रिय कवि बहुत ही सरल है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, किसी के भी विषय में आप लिख सकते हैं। ख़ास तौर पे उसके विषय में लिखें जो आपके अध्याय में हैं, तो और भी अच्छा लगेगा। उनके विषय में आप पढ़ भी चुके हैं, उनकी आप कविता की पंक्तियाँ भी लिख पाएंगे, आपके लिए बहुत सरल रहेगा। जैसे आपके सिलेबस में देवराज है, देव कवि हैं, उनका रीति शास्त्रीय विवेचन बहुत अच्छा रहा है, भक्ति और वैराग्य की भावना भी उनमें है। देव को लें तो
विशिष्ट स्थान है उनका। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनके पूर्ण जीवन वृत्त के विषय में पूर्णतया सभी बातें सिद्ध नहीं है, प्रकट नहीं है, क्योंकि उस समय प्रकाशन नहीं होता था। भाव प्रकाश के एक दोहे के अनुसार इनका जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर आप उनके अंत के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आपका एक अध्याय है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्यारा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके रचयिता हैं तुलसीदास जी, आप उनके विषय में लिख सकते हैं। सूरदास जी, आप सूरदास जी के विषय में लिख सकते हैं, जिनका 1478 में जन्म और 1583 में मृत्यु मानी जाती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति याद आई? ये पंक्ति सूरदास के पदों में से ली गई है, जिसमें गोपियाँ उद्धव को उल्हाने दे रही हैं। इस तरह से आप उनके विषय में भी लिख सकते हैं, और उनकी रचनाओं के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, तो वो लिख सकते हैं। उधर नहीं जाना चाहते तो प्रसाद जी के लिए लिख लीजिए। आधुनिक कवियों को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद, जिनकी आपने आत्मकथ्या पढ़ी है। उनकी कामायनी बहुत प्रसिद्ध है, कामायनी के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। या फिर यह बच्चे की दंतुरित मुस्कान के आधार पर आप अज्ञेय जी का परिचय लिख सकते हैं, नागार्जुन जी का लिख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे उस कवि के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये तो हुई निबंध की बात। अब हम करते हैं पत्र। मोबाइल फ़ोन के अधिक प्रयोग से बचने का सुझाव देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। या फिर दिया गया है, विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी दूर करने के बारे में मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। सबसे पहले पत्र में आपने देखना है कि किसको लिखना है, तो पत्र लिखा जाएगा मुख्याध्यापक को। पहले हम दूसरे पत्र को देखते हैं, फिर हम इस पत्र को यहीं से पढ़ लेंगे। दूसरे पत्र को आप समझिए, सेवा में मुख्याध्यापक महोदय। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखिए, क ख ग लिख दीजिए, शहर का नाम या गांव का नाम लिखिए, और फिर विषय लिखिए। विद्यालय के हम विषय लिखेंगे, पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी दूर करने के विषय में पत्र। उसके बाद श्रीमान जी, क्योंकि मुख्याध्यापक हैं इसलिए हम श्रीमती जी या महोदया नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे महोदय या श्रीमान जी। हमारे विद्यालय में कुछ आप विषय दे सकते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेज़ी, इनके विषय की बहुत कम पुस्तकें हैं, या फिर कुछ कवि या लेखकों के नाम आप दे सकते हैं, उसके विषय में पुस्तकों की बहुत कमी है, और कृपया आप इस कमी को दूर करवाइए। और आप कुछ 7-8 किताबों के नाम लिख सकते हैं, गीतांजलि लिख दीजिए, या फिर आप अपनी कोई पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिख सकते हैं। इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि कृपया आप यदि संभव हो तो इन पुस्तकों को विद्यालय में उपलब्ध करवाएं। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आप अपने आप को कक्षा मॉनिटर दिखा सकते हैं, प्रधान छात्र दिखा सकते हैं, और बाद में नीचे कुछ और छात्रों के भी नाम लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। अब हम करते हैं मोबाइल फ़ोन के अधिक प्रयोग से बचने का सुझाव देते हुए मित्र को पत्र लिखें। तो यहाँ दिया गया है परीक्षा भवन, दिनांक, केंद्र, दिनांक लिख दीजिए साथ में, केंद्र आपका ख ग दे सकते हैं। प्रिय मित्र आयुष, जय हिंद। जय हिंद मैं इसलिए लिखवा देती हूँ क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ क्या लिखूँ। मित्र के लिए हम नमस्कार नहीं लिख सकते, तो जय हिंद ठीक रहता है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मुझे पता चला कि तुम सब परिवार कुशल हो। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि तुम मोबाइल फ़ोन को अधिक प्रयोग करने लगे हो। मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग किया जाए तब उसके बहुत से फ़ायदे हैं, किंतु मोबाइल फ़ोन आगे लिख रखा है, मोबाइल के द्वारा हम देश विदेश के समाचार जान सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हर प्रकार की सूचना और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना को ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आगे पत्र में लिखा है, किंतु यदि हम बेवजह खेल खेलने या मोबाइल फ़ोन का अन्य प्रकार से गलत प्रयोग करते हैं या ज़रूरत से अधिक प्रयोग करते हैं तो ये सही बात नहीं है। हम सबको पता है मोबाइल के बहुत से फ़ायदे हैं, इसमें से अलग अलग तरह की ऐसी रेज़ निकलती हैं जो हमारे मस्तिष्क पर बहुत गलत असर डालती हैं। तो आगे लिखिए कि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। आशा करता हूँ कि तुम अब आवश्यकता से अधिक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम्हारा मित्र विजय। तो इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं।
बच्चों ये मेरी पंक्तियाँ हैं, आप इन्हें बदलकर अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। आपकी जानकारी मुझसे कहीं अधिक होगी, तो इन पंक्तियों को किसी भी किताब गाइड से रट्टा मारने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पढ़ अवश्य लो। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। आप सभी किताबों में से जितनी आपको मिलती हैं, जितने आपको वीडियो मिलते हैं, उन सब से आप पढ़ो अवश्य, उन्हें देखो अवश्य, लेकिन फिर अंत में आप अपनी पंक्तियाँ बनाओ और उन्हें लिखो, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। आप देख रहे हैं इसके आगे खंड ख भी है और फिर खंड ग भी होगा, लेकिन हम इसमें जो सिलेबस हमारा कट चुका है उन्हें नहीं कर रहे हैं। ये खंड घ है, उन्हें हम अगले वीडियो में करेंगे। ये खंड क तक हमने व्याकरण पूरी की है। खंड ख को हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, तो हमारे साथ ही रहिए। धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें।